नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीएसटी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक और सामाजिक पहलू के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक पहलू क्या थी और उसकी सामाजिक विशेषताएं क्या थीं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दशाएं, सामाजिक दशाएं क्या थी, और एक तरफ है सिंधु सभ्यता की राजनीतिक पहलू या राजनीतिक संगठन, और दूसरे तरफ है क्या बोलते हैं सिंधु सभ्यता की सामाजिक धार्मिक स्थिति। ठीक, इधर देखिए सिंधु सभ्यता की राजनीतिक संगठन, इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक पहलू थी वो क्या थी। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। और एक तरफ हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। क्या वहाँ दास प्रथा था? तो दास प्रथा बिल्कुल था, और इसलिए रामचरण शर्मा का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा रही होगी। और क्यों रही होगी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतना विकास हुआ था, और उस विकास को कौन करेगा भाई, दास नहीं रहेंगे तो ऐसा माना जाता है कि रामचरण शर्मा का मानना है कि दास प्रथा जरूर रही। तो समाज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो सिंधु सभ्यता की राजनीतिक पहलू क्या थी, राजनीतिक संगठन। देखिए, सी रंगनाथ, नाम याद रखिएगा, सी रंगनाथ ने सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम साम्राज्य की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम साम्राज्य की संज्ञा दी? तो उनका नाम था क्या? सी रंगनाथ, याद रखिएगा ना। अब देखिए इधर, इन्होंने, किन्होंने? तो सी रंगनाथ ने, इन्होंने कहा हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो राजधानियां थीं उनका प्रशासन उसी तरह से किया जा रहा होगा जिस तरह से कुषाण वंश में पुरुषपुर और मथुरा से होता था। देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग कुषाण वंश के बारे में जब पढ़ेंगे वहाँ पे तो बात करेंगे, कुजुल कंडीफिसस उसका संस्थापक है, उसके बाद बिम कंडीफिसस शासक बनकर आता है और वो सोने का सिक्का चलाता है। उसके बाद कनिष्क प्रथम आता है, और उसी के समय हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध संगीति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में, और वहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है पूर्ण रूप से, महायान हीनयान। तो वही कनिष्क आता है, और उसके बाद हुष्क आता है, फिर कनिष्क द्वितीय, फिर वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय। 8 शासक रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, इधर देखिए, इन्होंने, किन्होंने? सी रंगनाथ ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों राजधानियों से प्रशासन वैसे ही होता रहा होगा, वैसे ही होता रहा होगा जैसे कुषाण काल में पुरुषपुर एवं मथुरा से होता था। मतलब जो कुषाण वंश का शासन था वहाँ से हम लोग, वो उन सबों की 2 राजधानी थी, एक पुरुषपुर जिसको कनिष्क बसाया था, और एक मथुरा। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कौन कर दिया था, ये आप क्वेश्चन बताइएगा मुझे। और देखिए, ये पुरुषपुर एवं मथुरा से होता था। और देखिए, और इसके साथ साथ 9वीं शताब्दी में अरबों की 2 राजधानियाँ थीं, जैसे एक मुल्तान एवं मंसूरा। तो वहाँ पे भी उसी तरह से प्रशासन होता रहा होगा जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की दोनों राजधानियों से होता था। तो ये बात, ये स्टेटमेंट दोनों याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इधर, सर्वप्रथम पिग्गट कौन थे बताइए? तो पिग्गट ही कहते कि सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 राजधानियाँ हैं। ठीक, जुड़वा शहर या जुड़वा राजधानियाँ हैं। ठीक, उसको याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम पिग्गट ने ही सिंधु सभ्यता के राजनीतिक मुद्दों पर बात की थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक पहलू या सिंधु घाटी समाज में राजनीतिक पहलू पर सबसे पहली बार बात कौन किया था? तो उनका नाम क्या है? पिग्गट। ये देखिए, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कौन कहा था? तो पिग्गट। सिंधु सभ्यता एक अत्यंत केंद्रीकृत सभ्यता थी जो निरंकुश पुरोहितों द्वारा शासित होती थी। सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी, एक अत्यंत केंद्रीकृत सभ्यता थी जो निरंकुश पुरोहितों द्वारा शासित होती थी। एलबासम एक इतिहासकार हैं, एलबासम ने सिंधु सभ्यता को धर्मतांत्रीय माना है। तो क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में
कि सिंधु सभ्यता को धर्मतांत्रिक कौन माना है, तो उनका नाम है एल बासम। मैके के इतिहासकार हैं। मैके के अनुसार सिंधु सभ्यता में प्रतिनिधियात्मक या प्रतिनिधि सरकार थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है पीसीएस में कि सिंधु सभ्यता में प्रतिनिधि सरकार रही होगी, ये बात कौन बोला है, तो उनका नाम है मैके। यहाँ देखिए, अब देखिए बीवी लाल बहुत ही प्रमुख इतिहासकार हैं, बहुत खुदाई की हैं, बहुत स्थलों की खुदाई की हैं ये। तो बीवी लाल यहाँ छोटे राज्यों के अस्तित्व की बात करते हैं, जैसे 16 महाजनपद। तो कौन कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में छोटे छोटे राज्य होते रहे होंगे, जैसे 16 महाजनपद था और उसी में से एक साम्राज्य बना जिसका नाम है मगध, उसके बारे में बात होगी। ठीक, तो कौन बोला था, तो बीवी लाल बोले थे। इधर देखिए व्हीलर के बारे में आप परिचित हैं। व्हीलर ने माना कि शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। व्हीलर ने माना कि यहाँ का शासन, कहाँ का शासन, सिंधु घाटी सभ्यता का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा का मानना है कि शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। याद रखिएगा कि रामशरण शर्मा का मानना है कि शासन वणिक वर्गों के हाथ में रहा होगा। फेयर सर्विस, इनको याद रखिएगा, फेयर सर्विस ने न तो हड़प्पा को एक विशाल साम्राज्य माना है और न ही राज्य माना है। तो याद रखिएगा फेयर सर्विस ने हड़प्पा को न तो साम्राज्य माना है और न ही राज्य माना है, विशाल साम्राज्य माना है और न ही राज्य माना है। ये देखिए, किसने, फेयर सर्विस ने, इसने कहा कि सिंधु सभ्यता ग्राम प्रशासन द्वारा नियंत्रित होती थी। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता ग्राम प्रशासन द्वारा नियंत्रित होती थी, ये बात कौन कहा था, फेयर सर्विस ने। बाद में यही बोले फेयर सर्विस कि गांव नहीं बल्कि केंद्रीय नियंत्रण था। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह निश्चित नहीं हो सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी। नियंत्रणकर्ता पुरोहित थे, राजा थे, कौन थे, ये हम लोग निष्कर्षतः रूप में कह नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में बात करेंगे, धार्मिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे स्पष्ट हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कैसा शासन रहा होगा। तो वहाँ पे आप सोच कर बताइएगा। जैसे मैं ये भी बताया हूँ कि नगरपालिका का साक्ष्य भी मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से। यहाँ देखिए सामाजिक स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति को हम लोग चाहे तो ऐसे देखिए, सामाजिक स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो उसको कई भागों में कैटेगराइज करके देखेंगे तो और अच्छा रहेगा आपको समझने में। अभी मैं थोड़ा सा बस इसका डायग्राम बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसे थे। तो समाज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या दास प्रथा थी, तो बिल्कुल रही होगी दास प्रथा। इसके बारे में बात करेंगे कि रही होगी कि नहीं दास प्रथा। ठीक, महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी, महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी ही रही थी। मात्र सत्तात्मक समाज है, इतनी मूर्तियाँ जो मिली हैं स्त्रियों की, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की छूट थी, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और एक नगरीय सभ्यता है तो इसमें महिलाओं की स्थिति तो सही होगी। लेकिन 16 महाजनपद के बारे में जब वहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो वो भी एक नगरीय क्रांति ही थी। लेकिन वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी सिंधु घाटी सभ्यता में रहती है। ठीक, अब देखिए वस्त्र क्या प्रयोग करते थे, भोजन क्या करते थे, मनोरंजन क्या होता था, मनोरंजन क्या करते थे ये लोग। ठीक, मनोरंजन क्या करते थे और धर्म को एक साथ ले लेंगे कि धार्मिक पहलू क्या था इन सबों का। ठीक, कि धार्मिक स्थिति क्या थी। तो दास प्रथा को हम लोग ऐसे भी बता चुका हूँ मैं कि रामशरण शर्मा का मानना है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का इतना विकास हुआ है तो दास प्रथा रही होगी। जैसे ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य
ये जो कल्पना है बताया जाता है कि अभी रहा होगा, जैसे पुरोहित हैं, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो उसी को बताया जाता है, बस सब दूसरा रहा होगा और ये प्रथा भी रही होगी। महिलाओं की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक, कितना मैं बता दिया हूँ साक्ष्यों के हिसाब से। और वहाँ पे अभी हो चुकी है बात कि क्या बोलते हैं, इतनी खनन हुई है, जितना भी खनन हुआ है मूर्तियों का साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुआ है पुरुषों की अपेक्षा। तो ऐसा बताया जाता है कि महिलाओं की स्थिति सही रही है। ठीक, भोजन क्या करते थे, तो भोजन हम लोग देखते हैं, सुवस्त्र देख लीजिए, तो वस्त्र सूती और ऊनी दोनों पहनते थे। ये बात हो चुकी है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से, देखिए मैं ये भी बताया हूँ कि कपास का साक्ष्य मेहरगढ़ से, लेकिन मोहनजोदड़ो से हम लोग देखते हैं कि सूती वस्त्र बनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है और ऊनी वस्त्र दो तरह के पहनते थे। बात होगी विस्तार से। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी में चावल, जौ यौ सब खाते थे। मांसाहारी में भेड़ बकरे ये सब खाते थे। मनोरंजन क्या करते थे, तो मनोरंजन में हम लोग देखते हैं कि पासा खेलते थे, लट्टू पट्टू खेलते थे, शिकार करते थे, एक चिड़िया को दूसरे से लड़ाते थे। और धार्मिक की स्थिति में हम लोग बात करेंगे कि क्या केंद्रीय भूमिका थी धार्मिक की, या सिर्फ कर्मकांडों के हिसाब से मनाया जाता था, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। धार्मिक सबके बारे में फिर से एक बार बात करेंगे कि क्या है, एकदम डायग्राम बना के। यहाँ पे तो मैं आपको बस बताया हूँ कि अगर कोई भी किसी भी समाज की सामाजिक स्थिति को देखना है तो इन सब चीज़ों को देखिए, दास था या नहीं, अगर दास है तो समाज कैसा होगा, महिलाओं की स्थिति सही नहीं है तो समाज सही नहीं है, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, मकान वकान के बारे में आपको पता ही है, सड़क के बारे में सब पता ही है। हाँ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।